नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी। कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 परमाणु संरचना के अध्ययन के लिए आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। हम लोगों ने परमाणु संरचना के पिछले व्याख्यानों में परमाणु की संरचना से संबंधित सभी तथ्यों को विस्तार पूर्वक पढ़ा और समझा। पिछले व्याख्यान में हमने अफबाउ के नियम के आधार पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के सिद्धांत को सीखा और हमने जाना कि तत्व के परमाणु में नाभिक के चारों ओर कोषों में पाए जाने वाले कक्षकों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं और इन वितरण के आधार पर हम कैसे जानेंगे कि कक्षकों का स्थायित्व क्या है, कौन से कक्षक अधिक स्थायी होते हैं और कौन से कक्षक कम स्थायी होते हैं। अर्थात कक्षकों के स्थायित्व से संबंधित अध्ययन हम आज के इस व्याख्यान में करेंगे। साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्याओं के निर्धारण का अध्ययन आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम करेंगे। देख लेते हैं बिंदुवार कि आज के शिक्षण बिंदु क्या हैं। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। दूसरा, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम धनायनों और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना सीखेंगे। साथ ही हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वांटम संख्याओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। परमाणु संरचना के व्याख्यान 8 में आइए हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का। हम जानते हैं कि अर्धपूरित कक्षक वे कक्षक होते हैं जो उन उपकोषों के कक्षक हैं जिनमें सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। उदाहरण के लिए P3, D5, F7। अर्थात किसी कोष के जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हाफ फिल्ड अर्धपूरित कक्षक कहते हैं। और पूर्ण पूरित का अर्थ है किसी उपकोष के सभी कक्षक जब पूर्णतः भरे होते हैं, अर्थात कक्षकों में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे हम पूर्ण पूरित कक्षक कहते हैं। तो हमारा P3 क्या कहलाएगा? अर्धपूरित। इसी प्रकार D5 कहलाएगा अर्धपूरित। इसी प्रकार F7 क्या कहलाएगा? अर्धपूरित। और पूर्ण पूरित के लिए क्या कहलाएंगे? उसी के P6, जब P के तीनों कक्षकों में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह फुल फिल्ड होगा, पूर्ण पूरित होगा तो P6। और D10 ये पूर्ण पूरित है और F14 ये भी पूर्ण पूरित है। इन कक्षकों के स्थायित्व के क्या कारण हैं आज के इस हम टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि P3 अर्धपूरित क्यों है। पिछले व्याख्यानों में हम अध्ययन कर चुके हैं हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के सभी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और उनके चक्कर समदिश होते हैं। अर्थात यहां सममितता प्रमुख कारण है कक्षकों के स्थायित्व की। सममित होने का इलेक्ट्रॉन पहले प्रयास करते हैं। कारण क्या है? जैसे P3 को हम देखते हैं यहां पर कि P3 में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखिए P3 में तीन कक्षक होंगे Px, Py, Pz। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये है। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां स्पेस होने के बाद भी यहां नहीं भरा जाएगा, अगले में जाएगा। इसका कारण अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी है। तो कक्षकों के अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व का एक प्रमुख कारण अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी है, क्योंकि समान आवेश इलेक्ट्रॉनों में होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन यहां ना होकर के अगले कक्षक में जाना ज्यादा पसंद करता है। अर्थात वह युग्मन नहीं करता, पहले अयुग्मित होकर के भरना पसंद करता है। कारण अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ये आएगा। ये P3 का इलेक्ट्रॉनों का बढ़ा हुआ वितरण है कक्षकों में। तो ये कहलाएगा हाफ फिल्ड, क्योंकि ये भी अधूरा है। तीनों जगह जो मैंने डॉट लगाए हैं यहां इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, परंतु ये अर्धपूरित व्यवस्था है। तो इस अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व का सबसे पहला प्रमुख कारण है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व का वितरण जो है वो सममित हो जाता है। तो पहला पॉइंट निकल के आता है, इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का प्रमुख कारण है। तो क्या हुआ कारण कि अगर हम P3 को देखें तो P3 में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जैसा कि ऊपर बताया गया है इस प्रकार होगा। कैसे होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में आ जाएंगे, 1 1 1। तो ये हाफ फिल्ड हो गया। इसी प्रकार अगर हम D5 में बनाएं तो D5 के लिए हम 5 कक्षक बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 5 कक्षक बनाएंगे। और पांचों कक्षकों में अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण एवं हुंड के नियम के अनुसार पहले समान चक्र के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये D5 कैसा कहलाएगा? यह D5 भी अर्धपूरित कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम F7 बनाए तो उसमें 7 कक्षक होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5
6 और ये 7वां कक्षक और बनाया जाएगा। 7 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ। ये हमारा है F7। कौन सा है? F7। तो इस प्रकार ये अर्धपूरित कक्षक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉनों के चक्कर समान हैं जो कक्षकों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो हमने दो बातें आज जानी कि इलेक्ट्रॉनों के सममित वितरण के कारण कक्षक स्थायी होते हैं, और दूसरी बात अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन में सममित वितरण होता है, अर्थात पहले अयुग्मित होकर के इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में एक एक करके भरते हैं, तब युग्मन आरंभ होता है। इसी प्रकार आप देखें, अगर हम P6 करें तो P6 में इलेक्ट्रॉनों का भराव इस प्रकार होगा, उसी को आप D5 F7 भी समझ लेंगे। P6 में कैसे होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी कि आप जान लें P6 का तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां है। ये पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से आप क्वांटम संख्याओं का निर्धारण करेंगे, जो आज का हमारा अगला टॉपिक होगा, और इसी से आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना भी अंकित प्रश्नों के लिए सीखते हैं। तो आप जरूर सीखें कि P6 में इलेक्ट्रॉनों का क्रम क्या है भरने का, और कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा है। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, इसको कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 2, ध्यान से देखें, इसको 3, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है। यदि हम चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम ब्लैक पेन से भरते हैं ताकि कलर चेंज करते हैं। ये चौथा, इस चौथे इलेक्ट्रॉन को 4 यहां लिखा, ये चौथा है, और ये हमारा 5वां है, और ये हमारा 6वां इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की पहचान जरूर करेंगे आप, सीखना, इलेक्ट्रॉनों की पहचान करना जरूर सीखेंगे कि हमारा कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो यहाँ जो हमारा P6 हुआ, ये फुलफिल्ड है, जो कि एक स्थायी व्यवस्था होती है सममितता के कारण। तो हमने आज सीखा क्या कि इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण होता है, और ये दोनों के कारण अर्धपूरित व पूर्ण कक्षक अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इसको हम क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर और अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि अफवाह के नियम के अनुसार पिछले व्याख्यान में हमने सीखा था कि जब हम क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उनके अंतिम कोष का एक s इलेक्ट्रॉन अंतिम से पिछले कोष के d उपकोष में चला जाता है, क्योंकि वहां d उपकोष अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। देखिए उदाहरण के द्वारा और समझ लेते हैं कि 24 क्रोमियम Cr का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3 लिखेंगे, माफ कीजिएगा 3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3p6 आता है 3s2 के बाद, और फिर आता है 4s2, और अब बचेंगे 3d4। तो आप देखिए यहाँ d4 है, यदि d5 हो जाए तो अर्धपूरित हो जाएगा और व्यवस्था स्थायी हो जाएगी, कक्षक स्थायित्व को प्राप्त करेगा। अतः एक इलेक्ट्रॉन 4s2 वाला यहां चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो विन्यास, वास्तविक विन्यास क्रोमियम का क्या बनता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5, जिसका बढ़ाव इस प्रकार ही होगा। तो ये कक्षक स्थायी हो जाएगा। अगर हम 29 का बनाते हैं बच्चों तो कैसे बनाएंगे? 29 कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और इसका अपेक्षित विन्यास नियमानुसार होता है 3d9। तो इसमें भी एक s इलेक्ट्रॉन कक्षक को स्थायित्व देने के लिए यहां आ जाता है 3d में 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, जिस कारण ये इसका अपेक्षित विन्यास कैसा हो जाएगा, वास्तविक विन्यास कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और अब मैं इसको 3 को इकट्ठा करके लिख दे रहा हूं तो 3d10 और 4s1, तो ये 3d10 हो गया। यहां पर आप देखिए d10 पूरित व्यवस्था, जो यहां नहीं हमने दिखाई है, दिखा देते हैं, माफ कीजिएगा, इस तीर के निशान को मत मानिए, और ये देखिए d10 कैसा होगा देख लेते हैं कि d10 D में 5 कक्षक होते हैं, तो 5 कक्षकों में पहले इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का बढ़ाव होगा, फिर युग्मन आरंभ होगा, और इस प्रकार से युग्मन होकर के 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये D10 की व्यवस्था हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण कक्षकों को स्थायित्व प्रदान करता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे विनिमय ऊर्जा। कक्षकों के स्थायित्व का दूसरा प्रमुख कारण है विनिमय ऊर्जा। किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में जब समान चक्कर के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उनकी प्रवृत्ति अपनी स्थिति को विनिमय करने की होती है, और इस विनिमय के कारण निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि
ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को विनिमय ऊर्जा कहते हैं, अर्थात विनिमय ऊर्जा के कारण कक्षक स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो हम विनिमय ऊर्जा के आधार पर कक्षकों के स्थायित्व को समझने के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं कि अगर हम अर्धपूरित कक्षक दो ले लें, एक D4 ले लें, एक D5 ले लें, एक ले लें D4 और दूसरा ले लें D5, तो D4 व D5 के विन्यास के आधार पर हम उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करें और उनमें विनिमय को देखें तो समझ लीजिए कैसे हुआ। ये रहा D4 का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, जैसा कि आप सीख चुके हैं पहले, एक एक इलेक्ट्रॉन 4 कक्षकों में होगा। तो अब प्रथम इलेक्ट्रॉन ये है, इसका विनिमय किस प्रकार संभव है और इसमें कितने विनिमय संभव हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन कितने विनिमय इसमें संभव हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 3 विनिमय संभव हो सकते हैं। कैसे? एक यहां और एक यहां। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 3 विनिमय संभव हो सकते हैं। अतः दूसरे के लिए देखें कितने होंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए 2 विनिमय संभव हो सकते हैं। ये प्रकार से, तो यहां हम लिख देंगे विनिमय बराबर 3 और यहां लिख देंगे विनिमय बराबर 2। इसी प्रकार तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारा पहला ये था, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, इसके लिए विनिमय बराबर 1 रहेगा, तो यहां विनिमय बराबर 1। तो अब आप देखिए D4 के लिए कुल विनिमय कितना हुआ संभव, कुल संभव विनिमय कितना है 3 + 2 + 1 = 3 2 5 और 1 6। कितना हुआ 6। अब देखिए, अब हम देखते हैं D5 के लिए। किसके लिए देखते हैं? D5 के लिए। D5 का वितरण इस प्रकार होता है, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन। प्रथम इलेक्ट्रॉन ये है, पहले इसके लिए देखते हैं 1 2 3 और 1 4, तो यहां हो गया 4। इसी प्रकार द्वितीय इलेक्ट्रॉन ये है, इसके लिए 1 2 और 3, तो यहां लिखेंगे 3। इसी प्रकार तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, ये रहा 1 2, तो यहां लिखेंगे 2। और इसके बाद ये रहा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए 1 विनिमय संभव है, तो हम यहां लिखेंगे 1। अब इसके आधार पर कुल विनिमय यानी D5 में कुल विनिमय जो संभव हैं उनकी संख्या कितनी हुई 4 4 + 3 + 2 और +1, तो इनको जोड़ते हैं 10। तो विनिमय किसमें ज्यादा है? D5 में। अतः D5 कक्षक अधिक स्थायी होगा। अतः D5 कक्षक या D5 उपकोष अधिक स्थायी होंगे। पिछले व्याख्यान में हमने अफबाउ नियम के आधार पर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा था। उसमें हमने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, देखिए एक बार फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो तो हम लिखते थे 1s2 2s2 2p2। यहां इसका क्या अर्थ है? इस 1s2 से हम कौन कौन से अर्थ निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। अगर हम एक फॉर्मूला बनाए NLX, तो इसका इससे मैच किया जा सकता है। कैसे? कि N का आशय है कोष की क्रम संख्या, क्योंकि हम 1s2 कहते थे तो पहला कोष जिसके S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। चूंकि कोष को मुख्य क्वांटम संख्या से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या कोष को प्रदर्शित करती है, तो यहां n का मतलब हुआ मुख्य क्वांटम संख्या जो कोष को प्रदर्शित कर रही है, और ये जो s है जो उपकोष को प्रदर्शित करता है, इससे हम दिगंशी क्वांटम संख्या का निर्धारण कर लेते हैं। तो ये l प्रदर्शित कर रहा है दिगंशी क्वांटम संख्या को, और x का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो s के साथ लिखी जाती है ऊपर। तो हम इस प्रकार अगर हम 2p2 देख लें, 2p2, तो इस 2p2 में n का मान कितना है 2। क्यों?
क्योंकि ये यहां पर लगा हुआ है। n उपकोष से पहले लगाया जाता है जो मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात कोष की क्रम संख्या है। p से क्या आशय है? p से आशय है कि यहां p उपकोष है जो 3 कक्षकों से मिलकर बनता है, p x, p y और p z, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्वांटम संख्याओं के साथ सम्मिलित करते हुए समझ सकते हैं, अर्थात तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से हम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्याओं का निर्धारण कैसे किया जाता है इसे अभी समझेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धनायनों और ऋणायनों के कैसे बनाए जाते हैं आइए हम देख लेते हैं कि धनायन क्या होते हैं। धनायन परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं तो धनायन बनते हैं। किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं तो धनायन बनते हैं, और परमाणु से इलेक्ट्रॉन सदैव गैसीय अवस्था में पृथक किए होते हैं। कैसे? अगर कोई तत्व m है और उस m से यदि एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है तो उसके ऊपर एक धनावेश आ जाता है, क्योंकि यहां प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाने के कारण एक धन आवेश जो प्रोटॉन का धनावेश है वो परमाणु के ऊपर लगाकर प्रकट किया जाता है। यदि किसी परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन पृथक होंगे तो उसके ऊपर 2 धनावेश लगा दिए जाते हैं तो M2 प्लस प्रकार का धनायन बनता है। यदि किसी तत्व के परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं तो उस पर 3 इकाई धनावेश अर्थात वहां M3 प्लस प्रकार का धनायन बनता है। अब हम इन M प्लस या इस M3 प्लस M4 प्लस भी संभव है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर कैसे बनाएंगे हम इसे सीखते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हमने अफबाउ के नियम के आधार पर सीखा। जैसे यहां हमने देखा है कि 6C बराबर 1s2 2s2 2p2। ठीक उसी प्रकार हम धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना सकते हैं। धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही बनाए जाते हैं जिससे धनायन बनता है। जैसे इसका मूल परमाणु m है तो हम जिस परमाणु का धनायन है उस परमाणु के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय मूल परमाणु से उतने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होते हैं जितने उस पर धनावेश होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन मूल परमाणु के बाह्यतम कोष से सर्वप्रथम किया जाता है। फिर आवश्यकता पड़ने पर बाह्य कोष से पिछले वाले कोष से उच्चतम ऊर्जा के कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। अर्थात सबसे पहले बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन पृथक कराए जाएंगे, फिर आवश्यकता पड़ने पर उससे पिछले कोष के उच्च ऊर्जा के उपकोषों या कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। हम देख लेते हैं उदाहरण के द्वारा। पहले Mn4 प्लस का बाद में बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालेंगे, पहले बाह्य कोष से, फिर आवश्यकता अनुसार उससे पिछले कोष के उच्च ऊर्जा के कक्षक से। कैसे देखिए तो 1s2 2s2 25 का बना रहा हूं, 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 कितने बचे हैं 5, तो ये डी में चले गए 3d5। ये है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उदासीन परमाणु का। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि ये 4 धनावेश हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, पहले सबसे बाह्यतम कोष से, फिर आवश्यकता अनुसार उससे पिछले कोष के उच्च ऊर्जा के उपकोष से या कक्षक से। तो यहां देखें बाह्यतम कोष तो हमारा ये 4s2, तो सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां 2 ही है अतः ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले निष्कासित हो जाएंगे। फिर 2 इलेक्ट्रॉन इस d5 में से निकलेंगे। क्यों, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, बट d उपकोष की s और p से ऊर्जा अधिक होती है, डी कक्षक अधिक ऊर्जा की होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। कुल इलेक्ट्रॉन जो एरो लगा के लगाए हमने कितने निकले 4। तो अब Mn4 प्लस का विन्यास क्या होगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक हमने लिख दिया। 4s तो 0 हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए।
4s कक्षा समाप्त हो गई। अब 3d में 3, ये होगा हमारा Mn4 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमें ये स्टेप करने होंगे धन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। अगर हम 11Na यानी सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 होता है उसके आधार पर हम Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना होगा, किसके लिए? Na प्लस के लिए, Na प्लस के लिए, फॉर Na प्लस। तो हम Na प्लस के लिए करेंगे तो पहले 11 Na का निकालेंगे, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो 11 Na बराबर होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आप देख रहे हैं, तो जब 3s1 यहां है, एक धनावेश है, अतः एक ही इलेक्ट्रॉन पृथक करना है तो बाह्यतम कोश से होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाएगा। तो हमारा Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा कि 1s2 2s2 और 2p6। यहां इसने नियोन 10 नियोन का अक्रिय जो अक्रिय तत्व है उसका स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया है। तो क्यों? उसने एक इलेक्ट्रॉन पृथक करके। तो ये Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस प्रकार आप धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। अब हम देखेंगे ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कोई तत्व है X, अगर वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर एक ऋणावेश आ जाता है और यह ऋणायन बन जाता है। क्या बन जाता है? ऋणायन। इसी प्रकार यदि 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है तो उसके ऊपर 2 ऋणावेश आ जाते हैं 2-। इसी प्रकार यदि वह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके 3 ऋणावेश वाला ऋणायन बन जाता है। तो इस प्रकार ऋणायन बनते हैं। ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धनायनों की ही तरह, बस इतने अंतर ये रखना है कि वहां इलेक्ट्रॉन पृथक कराए गए, निकाले गए थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने हैं। तो वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराए जाते हैं। मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराकर ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं। अगर हम ऑक्सीजन 2- का देखें का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो हम 8 से बनाएंगे, यानी 8 ऑक्सीजन का बनाएंगे। तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4, 4 2 6 2 8। अब हमें O- यानी O2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि बनाना है तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 और देखिए आप 2p कितना लिखें, 2 माइनस के चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने पड़ेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो 2p4 से क्या हो जाएगा 2p6। तो ऋणायनों की हम इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं और धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से क्वांटम संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्याएं हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 4f7 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखा हुआ है 4f7। तो 4f7 का f कक्षक का जो 60वां इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान अगर पूछे जाते हैं तो कैसे निकालें, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखें इसमें 4f7, तो हम लोगों ने पीछे देखा NLX में कि यहां जो 4 है ये हमारे मुख्य क्वांटम संख्या है जो कोश को प्रदर्शित करती है, तो जिसके लिए हम लिखेंगे n बराबर 4। क्या हम लोगों ने पहले देखा था NLX, तो ये n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, उसके आधार पर n बराबर 4 और l बराबर कितना आ जाएगा 3। क्यों आ जाएगा l बराबर 3? क्योंकि हम जानते हैं S, P, D और F के लिए क्रम से l के मान 0 1 2 और 3 होते हैं। क्या होते हैं? 0 1 2 और 3 होते हैं। तो F उपकोष के लिए L का मान 3 होगा। कितना होगा? 3। तो L बराबर 3 हो गया। M कक्षकों से निर्धारित होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कक्षकों से निर्धारित होता है, या हम कहें चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को प्रदर्शित करती है, कक्षक को निर्धारित करती है। कैसे? कि L बराबर अगर 3 है तो M के संभावित कितने मान हो सकते हैं? M के संभावित मान हो सकते हैं -3 से लेकर 0 सहित +3 तक। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3।
अब इनमें से कोई एक मान होगा F के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए। कैसे हम तय करेंगे? हम ऐसे तय करेंगे कि हम F उपकोष के सभी कक्षकों में इन 7 इलेक्ट्रॉनों का बढ़ाव करेंगे हुंड के नियम के अनुसार। तो हमने देखा कि F उपकोष 7 कक्षकों से मिलकर बना होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये इलेक्ट्रॉन हमें है। इसके लिए हम सभी क्वांटम संख्याओं का मान निर्धारित कर रहे हैं। n का मान क्रम से 4 और l का 3 आया है। तो m के मान, इन सातों मानों को हम प्रत्येक कक्षक के लिए लिख लेंगे कि -3, -2, -1, 0, +1, +2 और ये +3। तो ये +3 आया जो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए है। इसलिए m का मान हमारा +3 आएगा। क्या आएगा? +3। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो लिखे वो हमने संभावित मान लिखे इन कक्षकों के लिए, परंतु 4f7 के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +3। अब डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान के बाद हम ज्ञात करेंगे चक्कर क्वांटम संख्या यानी s का मान। तो ये आएगा +12। इस प्रकार ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान हमने ज्ञात किए। एक और उदाहरण देखते हैं, सोडियम जिसके लिए परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं पूछी जाएं तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लें परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो 11 Na बराबर लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के s उपकोष में है 3s1। वो बाहरी कक्षा जो है वही अंतिम कक्षा है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली तीसरी कक्षा के s उपकोष में है। तो इस 3s1 के लिए करेंगे, तरीका हमारा यही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर 3s1। 3s1 है तो यहां पर 3 क्या है? कोष की क्रम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या को तय करेगी। तो n बराबर हो गया 3। अब l बराबर कितना हुआ? s उपकोष है तो ये l बराबर 0 हो गया। कितना हो गया? 0। और जब l का मान 0 है तो एक ही कक्षक होगा तो m बराबर भी 0 होगा, क्योंकि एक ही कक्षक होगा जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन ये है। तो इसके लिए l का मान 0, तो आप माइनस से लेकर 0 तक +0 तक लिखते तो वो मान 0 हो गया। m का केवल एक मान होगा, क्योंकि किसी उपकोष में जितने कक्षक होते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के उतने ही मान होते हैं। तो एक कक्षक है, केवल एक मान होगा और उसका मान कितना होगा? 0। s बराबर पहला ही इलेक्ट्रॉन है s1, तो अब डायरेक्शन में है तो +12 आएगा। इस प्रकार ये चारों मान आपके किसके आए? n, l, m, s। तो इस प्रकार परमाणु संरचना अध्याय के व्याख्यान 8 में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना सीखा। साथ ही हमने परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत धनायनों, ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारकों को जाना। इससे पिछले व्याख्यानों में हमने परमाणु संरचना के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की और परमाणु संरचना को समझा। आशा है आपको परमाणु संरचना के सभी व्याख्यान अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग दीक्षा ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, उसकी सहायता से और अधिक इसका अध्ययन करें। वीडियोस को माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पर जाकर बार बार देखें, जिससे आप परमाणु संरचना अध्याय को अच्छी तरह समझ सकें, अच्छी तरह सीख सकें। यह अध्याय रसायन विज्ञान की आधारशिला को तय करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में, आपके विद्यालय की गृह परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके उत्तर अच्छी तरह से दे सकेंगे। आप सबको आज के इस व्याख्यान के आधार पर कुछ गृह कार्य अभ्यास प्रश्न के रूप में दे रहा हूं, उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। पिछले गृह कार्यों को भी आपने किया होगा। आप सब इस गृह कार्य को करें। पहला प्रश्न इसमें है कि कॉपर 2+, Cu2+, Z=29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यह अपवाद है और धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं आपको सिखाया गया है, तो आप इस प्रश्न को करें। दूसरा सवाल 4p4, जैसे 4f7 के लिए हमने क्वांटम संख्या निकाली थी, वैसे 4p4 से n व l के मान ज्ञात करें। मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करें। Fe Z=26 में d कक्षक में उपस्थित छठे इलेक्ट्रॉन को आपको चयन करना होगा। छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें। आप इस गृह कार्य को कीजिए और अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।